गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा होगा, मैं देख लूँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग है 11:40, मान लो जो 12 बजने को चली है। आज रुक गया मैं घर पे, कहीं और पे नहीं, घर पे रुका हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, कल रात को भी मस्त बारिश हुई है। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। कल थी, मैंने आज बोलते कि वीडियो बनाई नहीं। आई थिंक 2 दिन है, क्योंकि 2 दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कल भी सेलिब्रेट किया था, आज भी कुछ लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज हवा बहुत बढ़िया चल रही है, इसलिए मैं रुक गया। सुबह सुबह नींद तो जल्दी खुल गई थी, लेकिन रात को लेट सोए थे, लेकिन फिर भी नींद जल्दी खुल गई थी। लेकिन आज हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, क्या बताऊँ। चलो बाहर लेके चलता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, आसमान ना एकदम नीला हो रखा है। तितली उड़ रही है एक। आसमान बिल्कुल नीला नीला सा हो रखा है, एकदम बढ़िया हो रखा है। कल बारिश होने के बाद और आज इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है वेलिंगटन में हूँ मैं। वेलिंगटन पहुँच गया दोस्तों। वेलिंगटन में ऐसा ही है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन। चारों तरफ लेक है सिटी के, और चारों तरफ दिखाऊंगा, एक साइड में लेक है और ऐसी हवाएं चलती रहती हैं। एकदम वही मतलब सीन याद आ गया यार। न्यूजीलैंड में हवा बहुत चलती है भाई, ये बात तो है। चाहे आप नॉर्दर्न आइलैंड में चले जाओ या सदर्न आइलैंड में, हवा बहुत चलती है। यहाँ पे भी हवा आज बहुत अच्छी चल रही है। चलो इस हवा के साथ एंजॉय करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। आप ये दो देश बता दो, आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो टॉप लेवल की 2 बड़ी इकोनॉमीज में से कोई गया हो, जो जाके ये कहे कि यार ये युद्ध बंद करवा दो। एक बंदा नहीं गया। ये अपनी पॉलिटिक्स करे जा रहे हैं यार। रूस वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को 2, 3, 4 देशों का समर्थन है, यूक्रेन को पूरा वेस्ट का समर्थन है। और भारत ये कह रहा है कि दोनों एक साथ आओ, तो दोनों एक साथ टेबल पे बैठो तो सही, निपटाते हैं युद्ध को, ख़त्म करते हैं। और ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि पहले चाइना को ठोको, पहले चाइना को ठोको। यहाँ सारी चीज़ें स्टेबल करो तो सही, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो तो सही, इजराइल हमास जो हो रहा है, इजराइल गाजा वॉर, उसको स्टेबल करो तो सही। वहाँ पे ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बोला कि ही इज़ अ ब्लडी क्रिमिनल। वहाँ पे एरिक गारसेटी जो इंडिया में एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने बोला कि साहब ये बहुत गलत चीज़ है और इंडिया सोचता है कि वो न्यूट्रल रहेगा, तो न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल रहते रहते वो, उसको क्या लगता है कि मतलब इंडिया न्यूट्रल रहेगा और अगर चाइना हमला करेगा भारत के ऊपर, तो क्या तब पूरी दुनिया उसका साथ देगी। तकरीबन 2 महीना पहले प्रधानमंत्री गए थे मॉस्को पुतिन से मिलने। और जब वो पुतिन से मिले तो पूरी दुनिया में बवाल हो गया यार कि वो मिले क्यों। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत की चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो क्या लगता है, क्या रूस आपका साथ देगा। तो ये सब बातें हो रही है दोस्तों। वहाँ पे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो डिफेंस सेक्रेटरी, सब परेशान है। क्या मोदी जी गए क्यों रशिया, उनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली क्या लगता है ना वेस्ट को, यूएस को क्या लगता है, वेस्ट को क्या लगता है कि रूस को आइसोलेट कर दो तो काम हो जाएगा। उनको ये लगता है कि इस समस्या का समाधान ये है कि यार रूस को आइसोलेट कर दो। उनको ये नहीं पता कि रशिया के पास दुनिया भर का तेल पड़ा है, रशिया के पास दुनिया भर की गैस पड़ी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है दोस्तों रशिया के पास, कमी नहीं है उसकी। और ये जो वॉर हुई है ना, युद्ध के बाद रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर आप चेक करो वॉर से पहले, मतलब 2020 और उससे पहले 21 से पहले, तो तब रशिया की ग्रोथ उतनी नहीं हुई है जितनी युद्ध के बाद हुई है। देखिए बात यह है कि जब आप गुस्से में डिसीजन लेते, पगला के डिसीजन लेते, तो वो डिसीजन गलत होता है। वो डिसीजन गलत होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो पर्सनल मेरी आपकी लड़ाई है,
मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने मेरे को थप्पड़ मारा, वो बात अलग है, दैट्स सेपरेट थिंग। एंड व्हेन कंट्रीज टॉक, सो दे मस्ट डू इट एट द लेवल ऑफ मेच्योरिटी। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यार जो देश एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं उनके मतलब अंदर इतनी तो अकल होनी चाहिए कि ये किस तरीके से बातों के थ्रू इस जो आग का जो उबाल बना है ना, आग का जो गोला बना है इस वॉर को दोनों देशों के बीच, इसको ठंडा करा जाए। और तब बहुत क्रिटिसाइज किया था देशों ने कि यार मोदी जी गए क्यों, मोदी ऐसा मोदी वैसा फलाना ढिमकाना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब मोदी जी का मॉस्को विज़िट हुआ था उसके कुछ दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि यार देखना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, एक दफ़ा तो जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, और वैसा हुआ भी। ये मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मोदी जी का जुलाई 2.5 महीने पहले हुआ, मोदी जी का विज़िट मॉस्को में 2.5 महीने पहले हुआ था। तो 2.5 महीने पहले उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तकरीबन आई थिंक 5-6 मिनट 8 मिनट का वीडियो था। उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़रूर जाएंगे यूक्रेन, एक दफ़ा जा कर के इस मैटर को कूल डाउन करेंगे। और आप देखिए ना कि यार पूरी दुनिया में 196, 197 या 200 कंट्रीज़ हैं, उसमें से कोई भी एक बड़ी इकोनॉमी, कोई भी एक बड़ा पावर का कंट्री, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया इस मैटर को सुलझाने के लिए। इस मैटर को सुलझाने के लिए कोई नहीं गया। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, जॉइंट इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, और यार देखो बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा पावर है इंडिया, और इंडिया की बात हर स्टेज पे सुनी जाती है, हर मंच पे सुनी जाती है। मैंने उस दिन बोला था कि मोदी जी जाएंगे, और वो हुआ भी। और ये जो हुआ, ये जो अपने मोदी जी अपने 3rd टर्म में ये जो अपनी नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर पॉलिसी, तो इसके तहत हमारी जो प्रायोरिटी है हमारे नेबर्स के लिए पहली है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्योंकि यार देखो, आप अपने दुश्मन बदल सकते हो, आप अपने दोस्त बदल सकते हो, आप अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते ना, पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेगा। अब हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, हमें बांग्लादेश जैसा पड़ोसी मिला है, हमें चाइना जैसा पड़ोसी मिला है, हमें मालदीव जैसा पड़ोसी मिला है। और ये एक रीत चली आई है कि मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री, पिछले 2 टर्म में भी, इस टर्म में भी नहीं, पिछले 2 टर्म में, कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री सबसे पहला अपना दौरा, जो अपनी ऑफिशियल विज़िट होती है पहली, वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में ही करते हैं। तो आप देखते होंगे भूटान चले जाते हैं, पिछले 2 टर्म में आपने देखा होगा, फिर नेपाल चले गए, फिर आपके बांग्लादेश चले गए, श्रीलंका, मालदीव जैसे, मालदीव गए क्या नहीं वो नहीं पता, श्रीलंका चले गए। तो मतलब ये ऐसे विजिट्स होते हैं। और इस बार यहाँ पे गए नहीं, 3rd टर्म में अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग विज़िट अपनी उन्होंने रशिया में करी, सॉरी मैं यूक्रेन बोलने वाला था, रशिया में करी, मॉस्को में करी। क्यों? क्योंकि वो विज़िट आधा था, वो विज़िट पहले करना था दोस्तों, कि मतलब 3rd टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो विज़िट पहले करना था, लेकिन वो बाद में किया गया क्योंकि फिर इलेक्शंस आ गए, फिर टर्म ख़त्म हो गया उनका, उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए, फिर उसी में बिज़ी हो गए, तब तो और जा नहीं सकते। तो ये विज़िट इसलिए बाद में किया गया। कई सारे लोग बोलेंगे G7 के लिए भी तो गए थे इससे पहले। यार देखो, वो कोई ऑफिशियल विज़िट नहीं था, वो कोई बायलैटरल विज़िट नहीं था, वो कोई बोलते ना कि यार वो तो सिर्फ G7 कंट्रीज़ ने उन्होंने बुलाया था, इटली में उनको बुलाया गया था G7 के लिए, इसलिए वो गए थे, वरना वो कोई वैसे ऑफिशियल विज़िट नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पहला विज़िट उन्होंने इटली का किया, रोम का किया, ऐसा नहीं था। जैसे कि मैंने बोला कि वो आधा दौरा था, और हमारे कुछ रिश्ते हैं रूस के साथ, लेकिन रूस को ये भी बताने के लिए गए थे कि यार देखो, ये
युद्ध का समय नहीं है, ये वॉर का समय नहीं है। और ये उन्होंने कई सारे स्टेजेस पे बोले, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोले। आपने SCO समिट में भी जब गए थे, आई थिंक ताशकंद गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बोला था प्रेसिडेंट पुतिन को कि यार देखो, इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर। उन्होंने साफ साफ किया था। और इस बार भी जब वो मॉस्को गए थे तब भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि युद्ध का कालखंड नहीं है, ये युद्ध करने का समय नहीं है। और अब मोदी जी पहुँच गए कीव, वहाँ पे आमने सामने बैठ कर, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने ज़ेलेंस्की बैठे, ऐसे आमने सामने बैठ करके उनके साइड में जयशंकर साहब, मैं फ़ोटो लगा दूँगा जो राइट साइड में डॉक्टर जयशंकर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके लेफ्ट साइड में अजीत डोवाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और यही चीज़ ये लोग ज़ेलेंस्की को बताएंगे। और मैंने ये आई थिंक 3 दिन पहले या 4 दिन पहले भी बताया था। और मैं एक वीडियो लाऊंगा पूरा डिटेल कि ये कीव विज़िट जो हुआ है, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने इतने सालों के बाद, यूक्रेन से बायलैटरल रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होने के बाद, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट यूक्रेन। तो मैं बताऊंगा कि यार क्या वहाँ पे एकम्प्लिश किया गया, क्या वहाँ पे डील्स करी गई, क्या वहाँ पे साइन किए गए, किन बातों में सहमति बनी, किन बातों में नहीं बनी। और मेन जो आपका पॉइंट था कि क्या वॉर रोका जा सकता है, क्या इन दोनों को टेबल पे लाया जा सकता है, अगर हाँ तो टेबल पे कहाँ का मतलब समझ रहे हो, कौन से देश में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन से देश में भाई, ये आप लोग बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में यार, कौन से देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक तरफ ज़ेलेंस्की, एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन, दोनों को बिठा के, दोनों से बातचीत करके, दोनों को समझा के इस वॉर को कहाँ पे रोकेंगे, और कौन सा देश इसके लिए परफेक्ट है, आप मुझे बताना कमेंट। और अभी तो हम लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या वो कि कैसे गए, ट्रेन में बैठ के गए, कैसे उनका स्वागत हुआ, ये सब वो सब। अब आपको पता लगेगा इसके फ़ायदे क्या है, इसके आउटकम्स क्या है, इस विजिट के आउटकम्स क्या है। और अगर यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से USA आता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है, USA का बन जाता है, तो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि यार ये वॉर वो रोक देगा। क्योंकि उसने अपने स्टेटमेंट में बोला है, इलेक्शन कैंपेन स्टेटमेंट में बोला है कि वी आर गोइंग टू स्टॉप दी फंडिंग टू यूक्रेन। क्योंकि US की आर्मी, एयरफोर्स वीक हो रही है, जो बाइडेन गवर्नमेंट धनाधन हथियार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से US की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। और US को सबसे बड़ा खतरा किससे है? चाइना से। रूस तो भी बहुत दूर है, चाइना से उनको सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, आप मानोगे या नहीं मानोगे। और इधर यहाँ अगर कमला हैरिस बन गई प्रेसिडेंट, तो भाई फिर ये वॉर और 3 साल 4 साल खींचेगा। क्योंकि भाई वो तो फंडिंग जारी रखी, मैं आपको बताता हूँ, वो फंडिंग जारी रखी, वो फंडिंग बंद नहीं करेगी। और दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था, मोदी जी का क्या किरदार है। और अब ये गए हैं और इन्होंने अपनी जान लगाई है, और कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है, एक भी नहीं। आई थिंक 197, 198, 200 कंट्रीज़ हैं दुनिया में। आप ऐसा एक बंदा बता दो जो टॉप लेवल की कंट्री से है, टॉप लेवल की इकोनॉमी से है, जो कि एक लार्ज इकोनॉमी से, और जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके ये बोलता है कि यार ये युद्ध बंद करो और ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आओ बैठते हैं और ये युद्ध बंद करते हैं। कोई नहीं है। और मोदी जी हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अ लार्ज कंट्री टू गो एंड विजिट एंड टू टॉक, टू सेटल डाउन दिस वॉर, टू स्टॉप दिस वॉर। और ये कोई बुर्किना फासो का अगर कोई गया होगा तो मुझे कोई इतना कुछ याद बात नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ भाई टॉप इकोनॉमीज़ की, लार्ज इकोनॉमीज़ की। ये तो छोटे मोटे देश है, बुर्किना फासो वगैरह। आई एम टॉकिंग विद द लार्ज इकोनॉमीज़, आई एम टॉकिंग विद द बिग कंट्रीज हु हैव विजिटेड। उनमें से कौन गया यार, उनमें से कौन गया, कौन जाके इस युद्ध को रुकवाने की बात करता है? कोई नहीं। जहाँ तक बात है बाइडेन, ओनली यूक्रेन। बोरिस जॉनसन, ओनली यूक्रेन। ऋषि सुनक, ओनली यूक्रेन। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी,
ओनली यूक्रेन। ओलाफ शॉल्ज, ओनली यूक्रेन। फिर आपको फ्रांस का प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, ओनली यूक्रेन। जितने भी बंदों का नाम लो, यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। वो शी जिनपिंग, मॉस्को, ठीक है जी। पुतिन, नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन, बर्गर। पुतिन, वियतनाम। ये गेम चल रहा है। ये देखिए, ये दो धड़े लड़ रहे हैं आपस में। ये रूस वाली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यूक्रेन वाली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये ना रूस को सपोर्ट 1-2-3 कंट्रीज़ का है और यूक्रेन को पूरे वेस्ट का है। और मैं बताऊँ, ये सब अलग नाच रहे दोनों के दोनों। और हम क्या कह रहे हैं, भारत क्या कह रहे हैं, यार पहले की तरह ऐसे हो गया, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, एक साथ बैठो तो बात तो करो। और अमेरिका को अगर ये लगता है, मोटी बुद्धि वालों को, गोरी चमड़ों को अगर ये लगता है कि यार हम पैसा देंगे, हम हथियार देंगे और एक दिन ये युद्ध रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होने ही नहीं वाला है। आप आज लिख लो, आज डेट है 27 अगस्त मंगलवार, 27 अगस्त ट्यूसडे है आज, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ये युद्ध नहीं रुका था। अगर यूएस को लगता है कि हम फंडिंग देंगे यूक्रेन को, हम हथियार देंगे, जो चाहिए हम यूक्रेन को देंगे, लेकिन ये युद्ध रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि रूस इतना एडवांस है कि जितना यूएस सोच भी नहीं सकता, उतना एडवांस है रूस। और रूस के पास ऐसे हथियार है ना यार कि मतलब अमेरिका ने अब तो उनके नाम भी नहीं सुने, और अगर नाम सुन ले तो उनको साफ सुन जाएगा, उनको साफ सुन जाएगा। उड़ते उड़ते खबर एक और आ रही है, ताइवान से एक खबर आ रही है। मैंने आपको रूस और चाइना के बारे में तो रूस और चाइना की गठजोड़ के बारे में तो बता ही दिया था कि दो धड़े आपस में कुछ तो पका रहे हैं। यहाँ पे ताइवान, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है, वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, ताइवान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और ये जो कदम है ये चीन के लिए खास मैसेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ताइवान चीन को खड़का देगा, लेकिन एंड चाइना इज़ टू पावरफुल देन ताइवान। और ये काम करके मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान ने एक इंटेंट कम्युनिकेट कर दिया। इट हैज़ कम्युनिकेटेड एन इंटेंट टू चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, हम बात करते हैं 1.9% अपने जीडीपी का डिफेंस में खर्च करने के लिए। यहाँ पे ताइवान ने 2.9 सॉरी ज़रा मिस्टेक है, यहाँ पे ताइवान का 2.5% अब जीडीपी में डिफेंस में आप लोग ये खर्च करेंगे। 2.5% ऑफ चाइना ताइवान जीडीपी विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स डिफेंस। और ताइवान दुनिया भर की चीज़ें खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, जहाज़ें खरीदेगा, वॉर प्लेन्स खरीदेगा, शिप्स खरीदेगा, वॉर शिप्स खरीदेगा, सबमरीन्स खरीदेगा। मतलब डिफेंस के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो ये इससे अपनी फुलफिल करेंगे। मोर फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स टू स्ट्रेंथन डिटरेंस अगेंस्ट ए राइजिंग थ्रेट फ्रॉम बीजिंग। आप यहाँ देख सकते हो कि ये आर्टिकल है आपका रियोट्रोड्स करके एक REUTERS इनका एक आर्टिकल है। ताइवान डिफेंस स्पेंड टू आउटस्पेस जीडीपी ग्रोथ एज चाइनाज थ्रेट अराइजेस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों वो आर्टिकल, और ये है वो आर्टिकल का पेज जिसने पब्लिश किया है। कब पब्लिश किया है? 22 अगस्त 2024। आप देख सकते हो। अब मैंने आपको आर्टिकल दिखा दिया है। हो सके तो मैं ये आर्टिकल के एक पेज यहाँ पे चिपका दूँगा, क्योंकि वीडियो लैंडस्केप पे बन रही है तो शायद मेरा फेस में ऐसा हटा दूँगा, वहाँ पे आर्टिकल चिपका दूँ, या फिर मैं बीच में से हाफ ऑफ कर दूँगा नीचे, ऐसे मैं कर सकूँ। अब ये कह रहे हैं कि हमें खरीदारी करनी है। अब मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर चाइना को बुरा लगता है तो बुरा लगेगा, चाइना को वैसे भी बुरा लगता है। आप अगर किसी को ताइवान नहीं भेजोगे, आप अगर ताइवान से बातचीत नहीं करोगे, तब भी चाइना को बुरा लगेगा। आपने ताइवान के साथ ऐसा क्या कर लिया कि आपने गलवान में घुसने की कोशिश करी? आपने क्या कर लिया ऐसा?
आपने चाइना के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया था कि वो डोकलाम तक आ गया था? आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? सोचिए जरा, आपने ऐसा क्या बुरा करा था चीन के साथ? आपने ऐसा क्या बुरा करा था चीन के साथ कि वो तवांग पहुंच गया? दरवाजे खटखटाने के लिए आपको गलवान में झड़प हो गई। आप देखो, आप गलत करो सही करो, चाइवान बोल रहा हूँ, चाइना को फिर भी बुरा लगेगा भाई। चाइना को ना एक बात है, वो क्या चाहते हैं कि आप अगर अपनी दोस्ती चाइना तक रखो, आप अपनी डेडिकेशन चाइना तक रखो, जैसे पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, उसको तो जहाँ पैसा मिले वहाँ वो चला जाता है, जहाँ पैसा मिले वहाँ वो चला जाता है। और ये जो चाइना है ना, पाकिस्तान को सगा बाप नहीं है, सौतेला बाप। सगे बाप तो हम लोग हैं कि हमसे ही निकला है, और हमारे पुरानों और शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु पक्का है। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप गलत करो आप सही करो, चाइना आपके ऊपर हमला करेगा, डेफिनेटली करेगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा, मैं खुद लिख रहा हूँ, एक पन्ने पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि यार ये मैंने साल लिख दिया है, इस साल के बीच में कभी भी चाइना हमला कर सकता है, इसके बाद भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसके 1-2 साल बाद भी कर सकता है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा हम आंकड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि तैयारी भी उस लेवल की चाहिए हो। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने लिख दिया, ये वो साल है, कई सारे लोग नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, ये वो साल है जब चाइना हमला कर सकता है। वो अकेले नहीं करेगा, अकेले वो करेगा ही नहीं। और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, इससे पहले चाइना हमला करे, निपटा दो उसको, निपटा दो इस ड्रैगन को, कहानी ख़त्म करो उसको। और मैं यही कहता हूँ कि शराफत इसी में है, भलाई इसी में, निपटा दो उसको। क्योंकि जितनी देर आप इस राक्षस को रखोगे ना, उतना नुकसान ये आपका और बाकियों का करेगा। करना इसमें कुछ है नहीं, चीनी मिनी चाव चाव है ये सब। और जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करी हैं, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ये दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप देख सकते हो। इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर्ड टू द फिलीपींस, द मिसाइल सिग्निफिकेंस। इंडियन एक्सप्रेस का आप जाकर पढ़ लीजिए, देख लिया। और आप बात करो रूस से कि ताइवान को आप ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करो, क्योंकि बनाया तो इन दोनों ने मिलकर ही था, जॉइंट वेंचर था ब्रह्मोस। अभी ब्रह्मोस 2 भी आएगा। और अगर आपको थोड़ा डाउट होता है कि रूस मना करेगा, कुछ करेगा, अड़ंगी डालेगा, तो फिर आप अग्नि दे दो, बताओ, हमारी खुद की स्वदेशी मिसाइल आप उसे दे दो, कौन रोकेगा। और ये बात मैं 8 महीने पहले बोल चुका हूँ, 8 महीने 1 साल पहले मैं बोल चुका हूँ कि यार ताइवान शुड बी आर्म्ड विथ अग्नि मिसाइल्स। अग्नि मिसाइल्स इंडिया की वो मिसाइल्स है, मैं अभी उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा, जो कि न्यूक्लियर एमुनेशन ले जाने की केपेबल है, न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमुनेशन ले जाने में केपेबल है। वो मिसाइल एक न्यूक्लियर ICBM है, एक टाइप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने की क्षमता रखती है। और हमारी अग्नि मिसाइल की रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर्स। और अब जो अग्नि 6 आने वाली है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, मेरे पास एविडेंसेस वगैरह हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। अब जो इंडिया को अग्नि 6 मिलने वाली है, उसकी रेंज ऐसा बोला जाता है कि यार 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। और बात करो अमेरिका से न्यूक्लियर डिटरेंस, हम देंगे भाई अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 हमारी जो टॉप अभी की जो मिसाइल है, टॉप रेंज। ताइवानीज आएंगे इंडिया में ट्रेडिंग करेंगे, चुपचाप पहुँचाओ उनको और दे दो यार अग्नि मिसाइल। और
एक बार अगर जो आपका ताइवान है वो न्यूक्लियर एम्पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर्ड हो गया, एम्पावर बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर्ड हो गया, तो फिर आप देखो ये मामला, ये जो मैटर है ना चाइना का, ये कैसे सुलटता है। चाइना ऐसे हो जाए बिल्कुल चुप, वो छोटे बिगी बिल्ली को डराती नहीं है, बिगी बिल्ली बिल्कुल वैसे हो जाए, बिगी बिल्ली बन जाएगी। और ये जो जिम्पिंग है ना, ये चुपचाप बैठेगा कोने में बिगी बिल्ली की तरह। आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, हमारे पास हमारा खुद के एयरक्राफ्ट है भाई, तेजस। अभी मार्क 1 आ रहे हैं, 76 की डिलीवरी होने इस साल होने वाली थी, HAL के कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन पता नहीं यहाँ डिले हो गया। लेकिन हाँ 76 तेजस मार्क 1 आ रहे हैं, और तेजस मार्क 2 भी बन रहा है, AMCA भी बन रहा है अपना। AMCA को तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी 6-7 साल लग जाएंगे। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मेरे दिमाग में टॉपिक आया AMCA, इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल वीडियो। और वी विल प्रोवाइड यू एयरक्राफ्ट। तेजस की फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगा मार्क 1, तो आप देख सकते। और जहाँ तक बात है हमारे जो सुखोई है, जो हमारे पास है 200 के करीब, वो तो हमारे खुद के हैं। लेकिन हाँ सुखोई का जो बेल्ट है इंडिया के पास, जो मतलब मेकअप लाइन है जहाँ पे मतलब प्लेन बनता है, वहाँ पे और बना के दो। वो तो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर है, SU MKI 30, बढ़िया एयरक्राफ्ट है वो। और दो उनको ब्रह्मोस मिसाइल डाल के सुखोई में दो। अब तो ब्रह्मोस का भी रेंज बढ़ गया है, 500, 800, 900 किलोमीटर तक कर दिया गया उसका रेंज। पहले 400 किलोमीटर तक था, 400-500 किलोमीटर तक था, अब उसको 700, 800, 900 किलोमीटर तक कर दिया गया और सीधा स्टैंड ऑफ ठैक। और भारत में जो भी चीज़ें बन रही दो कौन रोकता है, देखते दो। और अगर मैं तो ये तक कह रहा हूँ, अगर आपको ताइवान को कुछ चीज़ें मुफ्त में देनी पड़े दो। वो यूक्रेन नहीं है, 400 मिलियन। आपको बताऊँ मैं, ये जो यूक्रेन को, जो मैं थोड़ा टॉपिक से अलग हो रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जो यूक्रेन विजिट हुआ है अभी जो मोदी जी गए हैं, इनको क्या लगा कि यार मोदी जी थोड़ा बहुत आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके आएंगे, हमें भी थोड़े बहुत मिसाइल्स वगैरह दे देंगे, और बस हमें भी थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे देंगे। $80 मिलियन तो खैर इतना तो नहीं दे पाएंगे, मतलब $15 मिलियन, $20 मिलियन दे देंगे, हो जाएगा काम। सॉरी, $15 बिलियन दे देंगे, तो हमारा खुद का अभी आई थिंक 79 बिलियन का अपना डिफेंस बजट है। तो $15 बिलियन दे देंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन मोदी जी तो गए हैं खाली हाथ, मोदी जी तो गए हैं कुछ और देने, तो वहाँ पे बीच में दे के आए हैं। बीच में मैं वो गाइडेड टैंक की बात नहीं कर रहा, वो मेडिकल एयर ड्रॉप, जो मेडिकल एक हॉस्पिटल बन जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक BIMS उसका नाम था, भारत इनिशिएटिव मैकेनिकल सिस्टम, ऐसा कुछ नाम था, मेडिकल सिस्टम ऐसा कुछ नाम था। और आप बात करते हो यार, आप मुफ्त की बात करते हो, ये देखो मैप पे कि यार ताइवान है कहाँ, इतना सा ताइवान और इतना बड़ा चाइना, और बहुत बड़ा चाइना और छोटा सा ताइवान। और ताइवान ऐसी जगह पे है कि चाइना के बिल्कुल गले की हड्डी बनी हुई है। जैसे हमारा नहीं है चिकन नेक, तो सुना होगा चिकन नेक, सिलीगुड़ कॉरिडोर के पास में, वहाँ से बॉर्डर लग जाता है, वो बिल्कुल वही मान लो। चिकन नेक तो नहीं है, लेकिन हाँ गले की हड्डी है चाइना की। और यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे किसी ने चाकू की नोक लगा रखी है, वो है ताइवान, छोटा सा ताइवान खड़ा हुआ चाइना के खिलाफ। और आप अगर ताइवान को आर्म करेंगे ना, और जैसे ये लकड़ी की फांस होती है ना, कुछ ऐसी ये लकड़ी की फांस होती है जो पैर में लगी रहती है, ना उससे खून निकलता है ना उससे कुछ होता है, बस एक थोड़ा सा मवाद उसमें आता रहता है और पैर दुखता रहता है। कभी कभार तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका पैर दुख रहा है, और फिर आपको पता लगेगा। कभी कभी आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपको पता लगेगा। और 24 घंटे एहसास। और ताइवान वही चीज़ है, आप ताइवान को आर्म कर दो, आप ताइवान को हथियार दे दो। और चाइना को बुरा मानना है, 1962 में
चाइना ने आपके ऊपर हमला किया, आपने चाइना ने आपके ऊपर हमला किया, चाइना ने हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन हड़प ली, आपने क्या किया था चाइना के साथ? कुछ किया था? हिंदी चीनी भाई भाई तो कहा था। उसका सलाह ये है, आपने क्या बुरा करा था? आपने बीजिंग पे हमला बोल दिया। 1967 नाथुला पास, पता है ना, वहाँ पे आ गया चाइना। आपने क्या बुरा करा था चाइना के साथ? तो सिंपल सी बात है, आप अच्छा करोगे, आप बुरा करोगे, चाइना आपके ऊपर हमला करेगा। और हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं डिफेंस एनालिस्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, हम कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। मेरे से भी कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा प्याद हूँ, मेरे से भी कुछ बड़े बड़े लोग हैं यार। आज 1 साल हो गए इंटरनेशनल अफेयर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते हुए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने घास खाई है, मैं घास ही खाली चढ़ते गया हूँ यार। उस घास में ऐसा तो कुछ होगा कि जिसने आज मुझे यहाँ पे पहुँचाया, कुछ तो होगा ऐसा। ऐसी बात तो नहीं है मैंने खाली घास खाई है और पानी पिया है बस हो गया। और हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, इनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप चाइना को कुछ मत करो, आप चाइना को पुश मत करो, आप चाइना को पुश करो, आप चाइना को पुश मत करो। आप चाइना से मीठी मीठी बातें करो, उनके साथ अच्छे अच्छे रिश्ते बनाओ, चाइना फिर वही करेगा, चाइना फिर वही करेगा। और सांप कभी पालतू नहीं होता है यार। और जो घर में सांप रखता है ना, जो घर में सांप रखता है, मैं उदाहरण दे ही रहा हूँ, इस तरफ कौन है आपको पता हो जाना चाहिए। तो ये मेरे समझ लेना वेस्ट साइड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा उदाहरण मान लेना। तो जो घर में सांप रखता है ना, वो सोचता है कि दूसरों को डसेगा, वो एक दिन खुद ही उसी को डसेगा। सांप की फितरत है डसना, और सांप डसेगा और चाइना डसेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ताइवान को आप हथियार दे दें। और दोस्तों फर्क तो रहेगा, क्योंकि ताइवान का जो डिफेंस बजट है वो है 20 अरब डॉलर और चाइना का है मैसिव 200 अरब डॉलर, 262 अरब डॉलर, ऐसा ही है। इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा है, और ताइवान को तो इंडिया से भी कम है, तो सोच लो। लेकिन दोस्तों वही बात है, लकड़ी की फांस वाली, जब लग जाती है ना, बड़ा बड़ा सूरमा ज़मीन पे गिर जाता है। और छोटा सा वीडियो था आज का, कि ये बताने के लिए आप लोगों को कि यार वहाँ पे यूक्रेन में क्या हो रहा है। मोदी जी गए यूक्रेन में, क्या हो रहा है। मोदी जी बैठे, डोवाल साहब बैठे, सामने जेलेंस्की बैठा है, जयशंकर साहब बैठे, उनको बता रहे हैं और कैसे वहाँ पे शांति करनी है। और वहाँ ताइवान अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? देखो सिंपल सा कारण है, अमेरिका फंस गया है, बहुत बुरा फंसा है ये रूस, और ये जो बाइडन फंसा है, और जो बाइडन ने अमेरिका को फंसा है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो पेपर पर समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये है अमेरिका, ठीक है, ये है चाइना, ये है आपका रशिया, ये है आपका यूक्रेन। और इसको यूके मत पढ़ लेना, यूक्रेन है, मैंने यूके लिखा है, बस यूके आर लिख देता हूँ, यूके आर, ठीक है। और ये इधर है आपका, ये अमेरिका को हटा दो यहाँ से, इधर ले आता हूँ मैं अमेरिका को, और इधर आ जाता है आपका ताइवान, फिर इधर आ जाता है आपका इजराइल / गाज़ा, फिर इधर आ जाता है आपका नॉर्थ कोरिया, और बीच में आपका अमेरिका, और इधर मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, ईरान को कैसे भूल सकता हूँ, ईरान आयर लिख दिया। आप देख सकते हो ये पूरा चक्रव्यूह में कौन फंसा है? अमेरिका। किसने फंसा है? पिछले 4 सालों में जो बाइडन, थोड़ी राइटिंग में वो मत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं कैमरा में देख के लिख रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा हाथ वो। यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे आपका चाइना, यहाँ पे आपका ईरान, यहाँ पे आपका ताइवान, यहाँ पे आपका इजराइल गाज़ा, यहाँ पे आपका यूक्रेन, यहाँ पे आपकी नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे आपका रशिया। इसमें से कितने लोग, इस प्रॉब्लम में कितने लोग अमेरिका के साथ हैं मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं इजराइल
स्पेलिंग ठीक हो बस। इजराइल, इधर आ जाता आपका वो यूक्रेन, और इधर आ गया आपका ताइवान। तो ये 3 हो गए आपके यूएस के साथ, इजराइल, यूक्रेन, ताइवान। अब इधर कौन कौन है इनके खिलाफ में? रशिया, ईरान, मैंने लिखा नहीं कि जगह कम है, और कौन है? चाइना। ठीक है, ये है आपका पूरा डेमोग्राफी। और इधर आ गया आपका नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन बढ़ गए। तो रशिया पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, ये टक्कर दे सकते हैं भाई किसको? यूएस को। ठीक है, इधर आ जाता है आपको नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यार ये भी न्यूक्लियर पावर है, ये भी एनपी है, ये भी एनपी है, मतलब न्यूक्लियर पावर है। ईरान नहीं है, और मैं ये भी नहीं मानता कि यार ईरान दे सकता है टक्कर। ईरान इजराइल के साथ लड़ जाए वही बहुत है। तो ये रूस हो गया, चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये तीनों मिलके इस पर भारी है भाई। अब समझो आप क्या हाल हो रहा है। तो मैंने कहा था ना गले की हड्डी वाली बात, ये गले की हड्डी बन गई अब यूएस के लिए। यूएस ने क्या सोचा कि यार देखो, हम सबसे पहले तो 2021 में यूएस ने सोचा कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को निपटा देंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वो तो निपटा नहीं, उल्टा इजराइल के साथ मिलके इन लोगों ने शुरू कर दिया। इजराइल ने शुरू नहीं किया एक्चुअली, मतलब शुरू तो ईरान ने करा था। अब ईरान को किसने प्रोवोक किया ये मेरे को नहीं पता। आई थिंक इसमें भी चाइना का हाथ है, हो सकता है रशिया का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया के ऊपर पेलोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। पेलोड का मतलब है, अरे थोड़ा मिलिट्री वर्ड मैंने यूज़ करता, हाँ, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था। तो रशिया ने सोचा कि यार ईरान को बोलते यार जरा इजराइल को खड़काओ, तो तुम दोनों यहाँ भिड़ जाओ, तो यूएस का ध्यान इधर चला जाएगा और फिर रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। रशिया की ये स्ट्रैटेजी गलत हो गई। बचा नॉर्थ कोरिया। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को ये बोला कि यार तू थोड़ा साउथ कोरिया के साथ और जापान के साथ थोड़ा सा उलझ। तो भाई यूएस इधर भी फंस गया। यूएस ने सोचा कि यार पहले इन दोनों को निपटा लेते, ये छोटे हैं। नॉर्थ कोरिया ने इसको आंखें दिखा दी, अब ये फंस गया मुसीबत में। तो ये रशिया यूक्रेन के उसमें भी फंस गया, ईरान इसराइल के उसमें भी फंस गया, अब इधर बचा नॉर्थ कोरिया, इसमें फंस गया। बचा है ताइवान। अब रशिया ने क्या कहा कि भाई चाइना देख, नॉर्थ कोरिया से तो हो नहीं पाया, ईरान से हो नहीं पाया, अब तू कर कुछ। तो इसने क्या किया, इसने ताइवान पे खड़ा कर दिया। अब इसने क्या सोचा, क्या किसी से तो हो नहीं रहा है हमारा, तो हम चले जाते भाई ताइवान वाले मैटर पे। तो अब यूएस आ गया इधर। अब यूएस चारों तरफ से फंस चुका है, ऐसा फंसा है यूएस। ठीक है, आई होप थोड़ा हौच पौच हो चुका है समझाने में, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से फंस चुका है यूएस। और कहीं ना कहीं ये आपकी यूएस की जो डिफेंस बजट है और यूएस का जो ये आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ये वीक करेगा, ये वीक करेगा। आई होप कि आपको ये पूरा जो मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यार, देखो सिंपल सी बात है, यूएस किसी का सगा नहीं है। जैसे चीन किसी का, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, वैसे यूएस भी किसी का सगा नहीं है। किसी भी अमेरिकन से एक बार हाथ मिलाओगे ना, हाथ में कितनी उंगली है? 4 उंगलियाँ, 1 अंगूठा है। ठीक है, आप इन 5 में से किसी एक को ना अच्छे से एक बार ऐसे करके देख लेना कि आपके हाथ में है कि नहीं। और इस चक्कर में अमेरिका फंस गया, रूस यूक्रेन में अमेरिका फंस गया, इजराइल हमास गाज़ा जो भी समझ लो, और अमेरिका के दोनों हाथ वहाँ बन गए। फिर अमेरिका फंस गया नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया और जापान के उस मामले में। मानता हूँ कि नॉर्थ कोरिया ने अभी हमला करा नहीं है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब नॉर्थ कोरिया भी हमला करेगा। ये भी मैं बोल के रखा हूँ, नॉर्थ कोरिया भी हमला करेगा, और चाइना ताइवान में। तो हाथ भी बन गए, पैर भी बन गए, चारों मामलों में। अब बोलो, वो कहते हैं ना कि एक ऐसी परिस्थिति आ जाए, घर में आग लगी और उसी वक्त आपका गले की यहाँ की हड्डी भी टूट जाए, गर्दन की, आपके हाथ भी टूट जाए, आपका घुटना भी टूट जाए, आपका पैर भी टूट जाए, वो हाल हो रखा है यूएस का। बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। वो एक मीम वाले होते हैं, मारो मारो मुझे मारो, वही हाल है यूएस का आज। और अमेरिका चाहता है कि यार ये जो रशिया यूक्रेन है और इसराइल हमास है, ये दोनों जगह शांति हो जाए। इससे होगा क्या?
कि जो चाइना पीछे पीछे अपने बैकलॉग में तैयारी करे जा रहे हैं कि यार हमें ताइवान को ऐसे मारना है, हमें ताइवान पे ऐसे कब्जा करना है, और ताइवान के साथ साथ अगर हो सके हम इंडिया में भी घुस जाए। ये जो बैकलॉग में ये जो चाइना प्लानिंग कर रहा है, तो अभी अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा, चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है, चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है यार कि यार अमेरिका तो अभी ध्यान दे नहीं रहा, हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि फंसा हुआ है, मैंने आपको ये कहा कि फंसा हुआ है, सॉरी मैंने आपको ये कहा कि फंसा हुआ है, हाथ भी बंधे हैं अमेरिका के, पैर भी बंधे हुए हैं, लेकिन अभी अमेरिका इन दो मामलों में उलझा हुआ है, तो चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है। और ये जो अमेरिका का तो मेन कारण था अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का, ये जो आपका दोहा का जो ये साइन हुआ था पैक्ट, ये जो अमेरिका वहाँ पे हार गया था। अमेरिका की तो आदत ही है लगे रहो भाई, वो गाना आया था ना मुन्ना भाई MBBS में, लगे रहो मुन्ना भाई, वही अमेरिका है, लगे रहो। बस वो निकला इसलिए क्योंकि उसको इंडो पैसिफिक पे फोकस करना था। इंडो पैसिफिक जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, इंडो पैसिफिक हो गया जो पैसिफिक रीजन हो गया आपका, जापान वाला मान लो, वही है जापान वाला, और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाला भी मान लो, और फिर आपका हो गया इधर जो सार्क के जो कंट्रीज, सार्क नहीं सॉरी, अरे उसका मैं नाम भूल गया, आसियान के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, और ये साउथ एशिया का जो रीजन है जहाँ पे चाइना वगैरह है, इस एरिया में वो फोकस कर सके, वहाँ पे फोकस कर सके, इसलिए US अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, और वो हो नहीं पाया। वो फोकस इसलिए नहीं हो पाया कि वो वहाँ से निकला और वहाँ पे 24 फरवरी 2022 को रूस ने हमला कर दिया, और फिर यहाँ पे 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया इसराइल पे, और ये सारा मैटर ख़त्म हो गया। सारा मैटर ख़त्म हो गया चाइना की ओर से, और यह फंस गया अमेरिका, और आज चाइना अलग से। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें स्टेबल करो, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो, हमास इजराइल स्टेबल करो, और ये दोनों यहाँ स्टेबल हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, फोकस ऑन चाइना, और डैट इज़ द एंड गेम दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।